ये तो बात हो रही थी कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो इसमें बताया जा रहा था कि फिजिकल मीन्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन क्या है, फिर प्रोसीजर्स फॉर इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बता रहा था कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है। ये बेसिकली डाटा की सेफ्टी है, ठीक है। जहाँ इसमें ये बताया, यानी कि इसका मतलब ये है कि डाटा आपका कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि डाटा जो है वो रिपीट नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक्यूरेट फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल ठीक ढंग में रहेगा। ये नहीं कि एक जगह पे रिपीट हो रहा है, दूसरी जगह पे किसी और तरह से डाटा चेंज हो रहा है। यानी एक जगह पे मोहम्मद अबरार है तो दूसरी जगह पे मोहम्मद इबरार लिखा हुआ है, यानी आई से लिखा हुआ है और एक जगह से ए से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डाटा इंटीग्रिटी इसमें प्रोसीजर जो हैं, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आपकी डाटा इंटीग्रिटी हो, ठीक है। प्रोसीजर समझ लें कि प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर समझ लें कि कुछ रूल समझ लें ऐसे, जो कि मेक श्योर करते हैं कि आपका डाटा इंटीग्रिटी बरकरार रहे। रूल्स रिगार्डिंग डाटा यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ रूल्स भी होते हैं जो डाटा को यूज पर होते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं। यानी किस किस्म का डाटा किसको शो होना चाहिए और किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पोर्टल, यानी कि अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसमें मैंने आपको बताता हूँ कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। लाइक देखें, अब आप लोगों को लॉगिन्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग सिर्फ अपने ही लॉगिन्स को यूज़ करते हुए अपने मार्क्स को देख सकते हो, किसी और को नहीं। तो डाटा का जो यूज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको बताया गया कि भाई इस बंदे को इतने राइट्स दिए गए, इतने इसको प्रिविलेजेस दिए गए, ठीक है। अब एज ए टीचर मेरे पास या एज ए लेक्चरर मेरे पास क्या प्रिविलेजेस हैं या क्या राइट्स हैं कि मैं उन डाटा को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरी क्लास शो होती है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी भी तो क्लासेस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, पर मुझे वो शो नहीं हो रही क्योंकि उनको मैं पढ़ा नहीं रहा। सिर्फ मुझे मेरे मुतलका डाटा यूज़ करवाया जा रहा है, मुझे मेरे मुतलका चीज़ें दी गई जो सिर्फ मुझे मेरे मुतल्लिक हैं। ये नहीं कि मुझे ओवरऑल सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के डाटा दे दिया गया है, वो मेरे लिए फजूल है क्योंकि मेरा उसके लिए यूज़ नहीं है। मुझे उनके मार्क्स एंटर नहीं करने क्योंकि मैं उनको पढ़ा नहीं रहा। जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए। तो सिर्फ मुझे वही स्टूडेंट्स दिए जाते हैं, मुझे वही क्लासेस एलोकेट की जाती हैं, मुझे उन्हीं का डाटा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको सिर्फ आपके डाटा को व्यू करना है। आपके डाटा आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, अपनी अटेंडेंस आपको शो होनी चाहिए। आपको अपने मार्क्स और अपने असाइनमेंट्स के रिजल्ट शो होने चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स शो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपके भी एंड पर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द डाटा, यानी कि वही बात होती है। टूल्स टू ऑर्गेनाइज द डाटा, कुछ टूल्स भी मिलते हैं जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है और आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स हैं उनको देखते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, परफॉर्म वेरियस ऑफिस टास्क, अलाउ यूजर टू एफिशिएंटली हैंडल डाटा, टेडियस टास्क become simple, built using off-the-shelf systems, allow seamless integration of data। इसमें क्या है कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है बेसिकली, जो कि ऑफिस के काम को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किया होता है, ठीक है, किसी ना किसी हद तक। इसमें क्या होता है कि परफॉर्म वेरियस ऑफिस टास्क, कोई कई तरह के ऑफिस टास्क जो हैं उनको परफॉर्म किया जाता है इसमें, ठीक है। डाटा को एफिशिएंटली हैंडल किया जाता है। ऐसे काम जो थोड़े से मुश्किल होते हैं उनको सिंपल तरीके से किया जाता है, बिल्ड यूजिंग ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स। ऑफ द शेल्फ सिस्टम के इसको ना आमतौर पे जो ऑफ द शेल्फ सिस्टम है ना, मीन्स के वो सिस्टम्स या वो सॉफ्टवेयर जो बार बार आप यूज़ करते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावरपॉइंट है, एक्सेल है, इनको यूज़ करते हुए आप वो सॉफ्टवेयर या वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हो। अलाउ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, इसमें क्या है, ये सीमलेस इंटीग्रेशन, सीमलेस होता है कि आपको नहीं पता चलेगा कि कोई किसी तरह का काम बैकएंड पे चल रहा है, आपको यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट, आपको डाटा की इंटीग्रेशन का नहीं पता होगा, लेकिन बैकएंड पे डाटा जो है वो इंटीग्रेट हुआ होगा, डाटा एक मिल रहा होगा, डाटा सिक्योर हो रहा होगा, डाटा कंसिस्टेंट हो रहा होगा, डाटा एक्यूरेट हो रहा होगा, और ये सारा कुछ सीमलेस हो रहा होगा। आपको नहीं पता चलेगा इस चीज़ का कि ये वाकई हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप बैकएंड पे ये काम हो रहे होंगे।
फिर आगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, टीपीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? Transaction is complete event completed in a series of steps. Tracks and process transactions. Each step is monitored. Details sent to a person. Error must be remedied immediately. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है भाई? सिंपली आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, टीपीएस सिस्टम्स आमतौर पे आपके जो कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं उधर भी लगे होते हैं, जो पहले कभी थे। आजकल तो ये चीज़ भी बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक कंप्लीट इवेंट, बेसिकली एक कंप्लीट इवेंट है, और वो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। किसी भी किस्म की अगर ट्रांजैक्शन आप करें तो लाइक अगर पैसे की लेन देन की ट्रांजैक्शन है बिजनेस के अंदर, तो ज़ाहिर बात है उनके भी एक स्टेप्स होते हैं। अगर आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसमें भी कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तब जाके वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती है। ट्रैक्स एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन, बेसिकली क्या होता है कि ट्रैक किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। मीन्स कि अगर आप अपना शेयर कर रहे हो या मनी शेयर कर रहे हो, किसी से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसका ट्रैक किया जाएगा और उसका एक मुकम्मल प्रोसेस होगा ट्रांजैक्शन का। ईच स्टेप इज़ मॉनिटर, इसमें हर स्टेप को मॉनिटर किया जाता है। डिटेल जो है वो अप्रोप्रिएट पर्सन को सेंड की जाती है। आमतौर पे क्या होता है कि जो डिटेल्स होती हैं, मीन्स कि किसने कितनी मनी ट्रांसफ़र किया है, कितने क्या किया है, क्या नहीं किया, किसको किया है, वो सारी डिटेल जो है वो अप्रोप्रिएट पर्सन यानी कि जो जिस बंदा रिक्वायर्ड बंदा या इंटरेस्टेड बंदा है उसको सेंड कर दी जाती हैं, ताकि वो आगे रिसीव कर सके। एरर मस्ट बी रेमिडिएट इमीडिएटली, अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको फौरी तौर पे उसको हल कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। टूल्स फॉर मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स, ये बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा टूल है जो मैनेजर्स और डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसेस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली जाती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उनके बिजनेस को रन कर रहा होता है, और वहाँ से उनको पता चलता है कि उन्होंने फ्यूचर डिसीजंस क्या लेने हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेल्यूएट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेज एंड एवेल्यूएट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या करता है, ये बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है? काम ये है इसका कि ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है अपने पास यूजिंग डाटाबेस एंड एवेल्यूएट इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटाबेस यानी एवेल्यूएट करता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एवेल्यूएट करता है कि कौन सी कहाँ पे है, किस तरह से है, और मीन्स के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स भी ये दिखाता है कि कितना प्रॉफिट आया, कितने लॉस हुआ, कितना इन्वेंट्री में चीज़ें बाकी हैं, कितनी नहीं बाकी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो एवेल्यूएट कर रहा होता है, बता रहा होता है। और इसके अलावा वो रिपोर्ट बताता है, समराइज रिपोर्ट ऑन नीड, यानी बेसिकली वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके मैनेजर्स को, डिसीजन मेकर को, जो कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। ठीक है, और उन रिपोर्ट्स का डिफरेंट व्यूज़ भी होते हैं, मतलब कि अगर एक रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो वो टेबल फॉर्म में देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसको, तो वो टेबलर फॉर्म में उसको रिपोर्ट दे देगा कि ये रिपोर्ट है। अगर उसको चार्ट की शक्ल में चाहिए, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे जिनमें हमने चार्ट बनाना सीखा था, तो उस शक्ल में चाहिए तो चार्ट्स की शक्ल में भी उसको नज़र आ सकते हैं, पाई चार्ट, बाई बार चार्ट, किसी भी किस्म का चार्ट जो है वो अप्लाई किया जा सकता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। बेसिकली चार्ट से क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ज़्यादा रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वैसे डाटा की, इसलिए हमें चार्ट को यूज़ करना चाहिए अपने कामों में या बिजनेस में। ठीक है, तो टूल्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो चार्ट्स और जो डाटा और रिपोर्ट्स निकल के आती है ना आपके सामने, चार्ट्स जो हैं वो आपकी रिपोर्ट्स की बेस पे बनाए जाते हैं आमतौर पे। तो डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकर्स और जो मैनेजर्स हैं वो इन चार्ट्स को, इन रिपोर्ट्स को देखते हुए, इंफॉर्मेशन को देखते हुए वो कुछ फर्दर डिसीजन करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, ताकि वो कोई पॉजिटिव कदम उठा सके अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, ताकि वो सही तरह से काम कर सकें।
उनको एग्जैक्ट पिक्चर नज़र आए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर बिजनेस, कि अपने बिजनेस में हो क्या रहा है। ठीक है, इसके लिए वो डाटा को ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, वैलिडेट करवा रहे होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको दिखा रहा है, डिफरेंट व्यूज़ दे रहा है, और वहाँ से इनको क्विक इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि ये फर्दर अपने डिसीजंस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक एग्जांपल है। देखें, मिल टाउन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन सेल्स एनालाइज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है। उसने रिपोर्ट मांगी थी, कोई मुझे बैक ऑर्डर की रिपोर्ट चाहिए, जितनी शिपमेंट हुई है उसकी रिपोर्ट चाहिए। ये बेसिकली सेल्स है। ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो बेसिकली सेल परचेज का है, तो सेल्स कर की जा रही है। तो वो कह रहा है कि टोटल जितनी भी सेल्स हुई हैं अक्टूबर के मंथ में, कितने डॉलर्स की सेल हुई हैं, वो $87,542 डॉलर्स की हुई हैं। उनमें से जो बैक ऑर्डर वापस ऑर्डर्स आ गए हैं, ठीक है, जो ऑर्डर्स गए थे लेकिन वापस आ गए, ठीक है, वो $13,921 की हैं। और जो शिपमेंट हुई है वो 73,621 की हुई है। ठीक है, ये उसकी अक्टूबर के महीने की डिटेल है। ठीक है, नवंबर के महीने में क्या हुआ, नवंबर के महीने में $98,451 की सेल हुई, $10,188 जो है वापस आए, और $88,263 जो है उसकी शिपमेंट हुई, यानी कि कामयाबी हो गई, यानी बैक ऑर्डर्स भी आ गया आपके पास। तो ये बैक ऑर्डर्स का भी, सेल्स का और बैक ऑर्डर्स का, यानी इस पर वो देख सकते हैं कि टोटल हमारी सेल 3 माह में जो है वो कितनी हुई, यानी कि 2 लाख, यानी $2,82,437 की हुई। यहाँ पे $38,878 की हमें रिटर्न आई है, बैक ऑर्डर आ गए हैं। और शिपमेंट जो हुई है, यानी टोटल जो एक्चुअली हमारी जो हुई है वो कितनी हुई है, 2,43,559 ठीक है। तो ये हमारे पास वो डाटा आया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जो कि डिसीजन मेकर्स को बता रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आपकी अक्टूबर के महीने में ये सेल थी, नवंबर के महीने में ये सेल थी, दिसंबर के महीने में ये सेल थी, इतने बैक ऑर्डर से इतनी शिपमेंट थी, और ये आपकी एक्चुअल सेल थी। ठीक है, अब इसमें वो फ्यूचर डिसीजन दे सकते हैं कि भाई इतने बैक ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, बैक ऑर्डर्स का मार्जिन कम करने का वो सोच रहे हैं कि भाई बैक ऑर्डर पहले 13 था, फिर 10 था, फिर 14 हो गया, ज़्यादा हो गया, वाई बैक ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं। तो उसकी वजह दरियाफ्त करेंगे, उसको बेहतर करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, जिससे आपकी शिपमेंट भी इंक्रीज होगी और उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी चार्ट को, इसी रिपोर्ट को अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चार्ट्स में दिखाया जाए तो वो इस तरह से आएगा कि अक्टूबर के महीने में सेल जो है वो कौन सी है, यानी कि सेल्स जो है वो ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, और बैक ऑर्डर जो है वो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो काउंट की गई हैं इसके अंदर। तो अक्टूबर में आपकी जो सेल्स हैं वो समथिंग 87,000 इस लेवल पे आई हैं। नवंबर में आपकी सेल्स काफ़ी, यानी 1 लाख के करीब बढ़ गई थी, 98,000 में आई हैं। और फिर दिसंबर में आपकी सेल्स फिर थोड़ी सी माइनस से कम हुई, 96,000 पे आई। यानी कि ये क्विक रिप्रेजेंटेशन आपके डाटा की भी आपके पास आ गई, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है कि क्या हम आपका डाटा एक्चुअली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बेटर डिसीजंस के लिए ऑर्गेनाइज करके रखता है अपने पास। डिफरेंट डाटा एंड क्राइटेरिया आर एवेल्युएटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डाटा जो है और डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से एवेल्युएट किया जाता है, कि उसका कोई क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि ये इस क्राइटेरिया पे जो डाटा आ रहा है उसको दिखा दिया जाए या बता दिया जाए वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट डाटा जो है और डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक एवेल्युएट किया जाता है, ऑफन बेस्ड ऑन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर बेस कर रहे होते हैं। प्रोवाइड टॉलरेटेड एंड स्ट्रक्चर रिपोर्ट, बेसिकली ये टॉलरेटेड एंड स्ट्रक्चर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से आप डिसीजन लेने में हेल्प होती है, बेटर डिसीजन लेते हो आप इंफॉर्मेशन के बारे में। ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है DSS बोला जाता है इसको आमतौर पे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है बेटर डिसीजंस के लिए। इसके अलावा ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप डाटा जो है उसको एवेल्युएट किया जाता है
बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं अगर बात करता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस जो है वो लेट्स सपोज 70% से कम है, वो स्टूडेंट्स को काउंट कर लो और हाईलाइट कर दो। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो मैं एक क्राइटेरिया यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ अ 70%। ठीक है, तो मैं 70% कह रहा हूँ कि 70% से जितने भी स्टूडेंट्स कम हैं उनको ज़रा हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जाए और काउंट कर दिया जाए। और मुझे ये डिसीजन लेना है कि जिनकी 70% से अटेंडेंस कम है वो फाइनल पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये एवेलुएट कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे इनका क्या करना है। यहाँ पे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई क्राइटेरिया सेट करके डाटा निकालूंगा, एवेलुएट करूंगा और उस पर कोई डिसीजन लूंगा। ठीक है, तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपका। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम आ जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? परफॉर्म टास्क डन बाय अ पर्सन, एनालाइज डाटा एंड सजेस्ट एन एक्शन, require a large knowledge base. Inference engine analyze the data and make the decisions. एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। परफॉर्म टास्क डन बाय पर्सन, बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम जो है ना, यूँ समझ लें समथिंग लाइक इसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि देखें कंप्यूटर जो है हमारा वो खुद तो सोच नहीं सकता, तो हम कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो इन्वायरमेंट में रहे और उससे सीखे। ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म टास्क डन बाय ए पर्सन, यानी कि क्या होता है कि ये जो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो टास्क करता है जो कि आपके कोई पर्सन उसको करता है करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा एनालाइज डाटा एंड सजेस्ट एक्शन, बेसिकली ये क्या करता है, डाटा को एनालाइज करता है और कोई ना कोई एक्शन जो है वो सजेस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि आपका डाटा को एनालाइज करेगा और उसके बाद सजेस्ट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लार्ज नॉलेज चाहिए उसको। एक्सपर्ट सिस्टम ने बेसिकली क्या करना है, हम जो डाटा है, फर्स्ट करें एक्सपर्ट सिस्टम से हम हेल्प लेते हैं। हम कहते हैं कि ये डाटा है, अपना अपना डाटा है इसका। ठीक है, अब हम कोई डाटा हमने एक्सपर्ट सिस्टम को दे दिया। डाटा एक्सपर्ट सिस्टम का क्या काम है, एक्सपर्ट सिस्टम ने उस डाटा को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद एनालाइज कैसे करेगा वो, उसको अपना नॉलेज है एक। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम पर क्या हुआ है, अपना उसका एक नॉलेज बना हुआ है, एक स्टोर है जिसके अंदर उसका सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी बेस पर वो कोई एक्शन सजेस्ट करेगा कि भाई ये कर लो। उसमें क्या होता है, इन्फेरेंस इंजन्स भी होती हैं। ठीक है, जो कि डाटा एनालाइज करता है और डिसीजंस लेता है। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको शायद समझ आए। एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी डेटाबेस है। ठीक है, कस्टमर्स कंपटीटर सप्लायर्स हैं, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। ये सारे फैक्ट्स डेफिनेशन रूल्स जो हैं ये सारे नॉलेज के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, एक नॉलेज बना हुआ है, बेसिकली एक नॉलेज बेस, एक स्टोर बना हुआ है जिसके अंदर ये सब के सब के जो है एक्सपर्ट लोगों का नॉलेज है, डेटाबेसेस का नॉलेज है, कस्टमर्स कंपटीटर सप्लायर्स वगैरह इनके फैक्ट्स डेफिनेशन रूल्स हैं कुछ, उनका नॉलेज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, आपको समझ बेहतर आएगी। लेट्स सपोज मेडिकल की टर्म्स में। ठीक है, मेडिकल की टर्म्स में अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ, एक सिस्टम ऐसा भी बन गया हुआ है जो कि हम बताते हैं, हम अपने बीमारी के सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मैदे में दर्द है, मुझे स्टोमक पेन है, मुझे क्या नाम है, हाथ में दर्द हो रही है, मुझे गर्दन में दर्द हो रही है, फलां फलां मैं सिम्टम्स बता देता हूँ। तो वो क्या करता है एक्सपर्ट सिस्टम, वो मुझे कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन बता देगा या मुझे बता देगा कि मुझे हुआ क्या है। ठीक है, तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना, ये क्या करेगा, कैसे काम करेगा, वो कैसे बताएगा आपको। अब वो कंप्यूटर है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, वो कंप्यूटर है, कोई इंसान तो है नहीं है। अब वो आप उसको सिम्टम बता रहे हो अपने कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हाथ में दर्द है, मुझे फलां जगह पे दर्द है, मुझे ये पेन है, मुझे वो पेन है वगैरह वगैरह। आपने उसको सिम्टम बताया, उसने क्या किया, आपको सजेस्ट कर दिया कि ये आपकी मेडिसिन है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज करेगा। अब एक सिस्टम कंप्यूटर आपको डायग्नोज कर रहा है बजाय कि आपका डॉक्टर आपको फिजिशियन जो है वो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा,
इसमें ये किस तरह से डायग्नोस करा है आपको, यानी ऐसा क्या है इस एक्सपर्ट सिस्टम में कि वो खुद से डॉक्टर बना बैठा है। वो डॉक्टर इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसके पास नॉलेज बेस्ड सिस्टम है। अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहाँ से आया है, उसको एक्सपर्ट्स ने दिया है। ठीक है, एक्सपर्ट्स कौन है, वो डॉक्टर्स हैं, इट्स सिर्फ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स ने बताया हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे हो तो ये सजेस्ट हम करेंगे, ये एक सिम्टम्स हों बीमारियों के, तो हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको, पेशेंट को या क्लाइंट को वटेवर। इसके अलावा फिर सारा कुछ बताया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्सपर्ट्स में की, वो सारी सारी डाल दी जाती है एक्सपर्ट सिस्टम में, और उससे बन जाता है आपका नॉलेज। और उस नॉलेज की बेस पर वो आपको कोई ना कोई एक्शन सजेस्ट करता है। अब इसमें इन्फेरेंस इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इन्फेरेंस इंजन कोई दूसरा इंजन नहीं है कि मैकेनिकल इंजन नहीं है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है, कंप्यूटर का या यूँ समझ सॉफ्टवेयर का। उसमें क्या होता है, वो डाटा को एनालाइज करता है कि व्हाट इज गोइंग, हो क्या रहा है इसमें, और फिर जो उसके करीब तरीन चीज़ें होंगी वो उसको बता देगा और डिसीजन लेगा कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, और वो एक्शन जो है वो सजेस्ट कर देगा। ठीक है, ये एक्सपर्ट सिस्टम का काम है, और वो सारा कुछ नॉलेज बेस्ड चाहिए उसको होता है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा आपका एक्सपर्ट सिस्टम काम करेगा। ठीक है, और नॉलेज बेस कैसे बनता है या नॉलेज इसका कैसे बनता है, आपके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स यूज़ होते हैं उसमें, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के साथ ताकि उसको अच्छा बनाया जा सके, उसको एक्यूरेट बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका एक्सपर्ट सिस्टम था। इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट क्या चीज़ है? Private network using internet technology employees use to access data। क्या है बेसिकली, ये प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, लेकिन ये प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क का क्या मतलब है, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ है। ठीक है, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेट सेटअप करती है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क बना रही है। प्राइवेट नेटवर्क में ये होता है कि आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही आप बाहर निकले आप उस इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो डाटा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। एक सिस्टम है जो बना दिया जाता है बेसिकली, आपके एडेड यूनिवर्सिटी का भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का भी है। बेसिकली वो इंटरनेट बनाए हुए हैं उन्होंने। क्या होता है कि कैंपस के अंदर ही आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। जब आपको एक सर्टेन आईपी मिलती है तो उसकी बेस पर आप उधर के सिस्टम को एक्सेस कर पाते हो। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव होता है वीपीएन, वो भी आपको यूनिवर्सिटी के नेट से ही कनेक्ट करवा लेता है। ठीक है, तो खैर वो चीज़ तो नहीं, लेकिन ये है कि ये एक बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रही होती है। ठीक है, और वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करता है। और इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल सिक्योर डाटा होता है उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, डेटाबेसेस जो है वो इंटरनेट पर ही स्टोर की जाती हैं, और एक्सेस टू आउटसाइड यूज़र इस ब्लॉक, यानी कि बाहर के यूज़र जो हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये सब कुछ जो हो रहा होता है ये किस लिए हो रहा होता है, ये इसलिए हो रहा है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे, आपके जो यूज़र्स हैं वो फ्रीली उसको यूज़ कर सकें, लेकिन बाहर की दुनिया में आपका डाटा जो है एक्सपोज ना हो, किसी और को आपका डाटा ना मिले, कोई और बाहर का बंदा इसको यूज़ ना कर पाए। ठीक है, अगर मैं आपके एडिड यूनिवर्सिटी के मार्क्स लगाना चाहूँ ना, अभी डायरेक्ट एडिड यूनिवर्सिटी के मार्क्स अभी मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे बैठ के, तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मैं उनके नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ ही नहीं, मैं उनके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मुझे उनके प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जाकर, यहाँ पे जिम्स को विजिट करके। वहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसको हम वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क कहते हैं, वीपीएन कहते हैं। ठीक है, उस वीपीएन के थ्रू वो हमें रिमोटली मेंबर बना लेता है उस प्राइवेट नेटवर्क का। रिमोटली आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, लेकिन वो हमें रिमोटली, रिमोटली मतलब होता है कि आप किसी भी, कोई भी आपकी लोकेशन है कहीं पे भी पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे बैठे हो, आप रिमोटली उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाओगे, और फिर आप उस नेटवर्क के अंदर रह के उनके डाटा को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये एक्सेस भी आपको वो यूनिवर्सिटी या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्राइवेट नेटवर्क सेटअप किया हुआ है वही वीपीएन आपको प्रोवाइड करेगी।
ये नहीं कि आपके पास कोई भी वीपीएन ऐप हो और आप उसको यूज़ करना शुरू कर दो और आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर घुस सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है कि वही प्राइवेट नेटवर्क को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है वही आपको वीपीएन वगैरह भी और आपको एक मुकम्मल एक आईपी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप कनेक्ट होगे, ठीक है? और फिर आप उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, आप उनके एम्प्लॉय बन सकते हो, एम्प्लॉय की तरह आप उन डाटा को एक्सेस कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट के बारे में हमने बात की, अब है एक्स्ट्रानेट। ये क्या कहता है? आउटसाइड एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट सॉरी, आउटसाइड एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट से बाहर ये जो क्या है करता है, जो इंटरनेट है ना वो एक प्राइवेट नेटवर्क था, ठीक है? अब जो डाटा की जो एक्सेस पहले इंटरनेट पे नहीं थी, अब यानी कि आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है? एक्सटर्नेट क्या करता है? ये आपको अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को बाहर से भी एक्सेस कर सको, ठीक है? बाहर से भी एक्सेस कर सको, ये एक्स्ट्रानेट कह रहा है। आप किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को, उसके प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो बाहर बैठ के यूजिंग एक्स्ट्रानेट, ठीक है? इसका गोल क्या है? टू सिंप्लीफाई अ प्रोसेस, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर कीप्स लिटिल मटेरियल इन अ स्टॉक अरेंज टू हैव स्टॉक डिलीवरी दिल्ली। इसमें बेसिकली होता ही है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रजामंदी से अपने इंटरनेट को कंबाइन कर लेती हैं और ये एक्स्ट्रानेट की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इन्हांस करने के लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से इल्हाक कर लेती हैं, अपने प्राइवेट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ लेती हैं, तो वो आपका एक्स्ट्रानेट बन जाता है, ठीक है? और इसका गोल क्या होता है कि सिंप्लीफाई करते प्रोसेस को,